ये कहानी है दोस्तों एक ऐसे इंसान की जो फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल को देख सकता है। आज के दिन वो जो भी फैसला करता है उस फैसले की वजह से आने वाले 10 सालों के बाद, 20 या 50 सालों के बाद वो इंसान कहाँ पर होगा, क्या कर रहा होगा, उसको ये सब कुछ पता चल जाता है। ये एक मूवी की स्टोरी है जो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। मूवी का नाम मिस्टर नोबॉडी है। ये 2009 में रिलीज हुई थी, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आती और इसके समझ ना आने की एक वजह ये भी है कि ये उर्दू में अवेलेबल नहीं है। इस मूवी के शुरू में हमें देखने के लिए मिलता है एक आदमी जिसका नाम नीमो नोबॉडी है। वो पानी में डूबकर मर रहा है। फिर उसके बाद नीमो नोबॉडी एक बाथ टब में बैठा बड़े मजे के साथ नहा रहा होता है। जो वो बाथ टब से बाहर निकलता है उसके सामने एक सीरियल किलर बैठा होता है। वो किलर उसके सर पे गोली मारता है, नीमो का कबाड़िया कर देता है और बेचारा नीमो मर जाता है। उसके बाद नीमो नोबॉडी स्पेसशिप लेके कहीं दूसरे प्लेनेट पर जा रहा होता है। स्पेसशिप से अचानक बड़े बड़े पत्थर यानी एस्ट्रॉयड्स आके टकराना शुरू हो जाते हैं और नीमो फिर मर जाता है। आप इस वीडियो को देखते जाइए, आपको ये पता चल जाएगा कि एक इंसान इतनी बार कैसे मर रहा है। दोस्तों अब साल शुरू हो चुका है 2092 का। मैं आपको बताता चलूं कि साल 2092 में इंसानों ने मौत का इलाज तलाश कर लिया है, इसलिए इंसानों को मौत नहीं आती। 2092 के इंसानों ने मरने से बचने के लिए खास किस्म के जानवर तैयार किए हैं। इन जानवरों के सेल्स एकदम इंसानों के जैसे होते हैं। जब भी कोई इंसान मरने लगता है तो अपने सेल्स इन जानवरों से बदल लेता है और इंसान बच जाता है। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि मौत का कोई इलाज नहीं है, ये तो हम सब ही जानते हैं, लेकिन ये बस मूवी की स्टोरी है। दोस्तों अब जबकि कोई भी इंसान ना मरता है ना बीमार होता है, तो उस वक्त के लोग किसी इंसान को बीमार हाल मरते हुए देखना चाहते हैं और वो इसी तरह के एक इंसान को देख भी रहे होते हैं जिसकी उम्र 118 साल होती है और वो मरने वाला होता है। पूरी दुनिया की नजर उसी इंसान पर होती है और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि नीमो नोबॉडी होता है, जो कि पिछली बार कई दफा मर चुका था। अब यहाँ पर बूढ़े नीमो के सामने एक आदमी बैठा होता है। उस आदमी के मुंह पे बहुत सारे टैटूज बने होते हैं। नीमो नोबॉडी उस आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो, और वो आदमी बताता है कि हम हर हफ्ते एक दूसरे से मिलते हैं। दरअसल नीमो नोबॉडी बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, उसकी याददाश्त बहुत ही ज्यादा कमजोर है। नीमो के सामने बैठे आदमी का नाम डॉक्टर फेल्डाइम होता है। डॉक्टर फेल्डाइम नीमो की याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसके बाद नीमो को बहुत सारी बातें याद भी आ जाती हैं। नीमो बताता है कि जब हम पैदा नहीं हुए होते तो हमारे पास फ्यूचर देखने की ताकत होती है, लेकिन जब हम पैदा होने लगते हैं तो वहां पर एंजल ऑफ ओब्लिवियंस आते हैं और बच्चों के अंदर से फ्यूचर देखने की ताकत को खत्म कर देते हैं। फिर जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो वो अपना फ्यूचर नहीं देख पाता, लेकिन गलती से एंजल्स ऑफ ओब्लिवियन नीमो नोबॉडी के अंदर से फ्यूचर देखने की ताकत को खत्म करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से जब नीमो नोबॉडी पैदा होता है तो उस वक्त भी उसके पास फ्यूचर देखने की ताकत होती है। बाद में नीमो अपने माँ बाप को बताता है कि वो अपने फ्यूचर को उसी तरह से याद रख पाता है जिस तरह से आम इंसान अपने पास्ट को याद रखते हैं। लेकिन नीमो के माँ बाप कहते हैं कि बेटा कोई भी इंसान फ्यूचर नहीं देख सकता। तो नीमो उनको कहता है कि बाबा आप ये तो जानते हैं कि अब से 12 घंटे के बाद रात हो जाएगी, लेकिन आप ये नहीं जानते कि अब से 5 मिनट के बाद क्या होगा। मैं ये भी जानता हूँ। नीमो की माँ उसे कहती है कि तुम्हें डीजा वू होता है। इसमें एक इंसान को ऐसा लगता है वो जिस जगह पे है, जो कुछ कर रहा है, जो कुछ सोच रहा है, उसके साथ वो पहले भी हो चुका है, लेकिन उस इंसान को ये नहीं पता होता कि वो उसके साथ कब हुआ था। वो अपनी माँ को बताता है कि मुझे कोई डेजा वू नहीं होता, मुझे रियल में फ्यूचर नजर आता है। ये सारी बातें वो बूढ़ा नीमो अपने सामने बैठे उस इंसान को बता रहा होता है। बाद में नीमो अपने सामने बैठे इंसान को बहुत सारी जिंदगियों के बारे में बताता है जो कि उसने जी थी। नीमो बताता है कि उसकी जिंदगी में 3 स्टेजेस आई थी जब उसको बहुत बड़ा फैसला करना था। सबसे पहला फैसला उसको उस वक्त करना था जब उसकी उम्र 9 साल थी। दोस्तों अब यहाँ से उस बूढ़े नीमो से स्टोरी सारी उस 9 साल वाले नीमो पर शिफ्ट हो जाती है जिसने के फैसला करना था। एक मर्तबा नीमो अपने स्कूल से घर वापस आने के लिए अपनी माँ का इंतजार कर रहा होता है तो उसको देखने के लिए मिलता है कि उसकी माँ किसी और आदमी के साथ शादी करना चाहती है। कुछ टाइम के बाद उसके वालिद और वालदा दोनों का डिवोर्स हो जाता है। अब वो अपने माँ बाप के साथ एक रेलवे स्टेशन पर खड़ा ये फैसला कर रहा होता है कि उसको अपनी माँ के साथ रहना है या अपने बाप के साथ रहना है। अब चूंकि छोटे 9 साल के नीमो के पास फ्यूचर देखने की ताकत है तो वो सबसे पहले अपनी वालदा के साथ जाने का फ्यूचर देखता है।
वो देखता है कि वो अपनी वालदा के साथ ट्रेन में बैठकर उस आदमी के पास चला जाता है जिस आदमी से उसकी वालदा ने दूसरी शादी की है। बाद में हमें मूवी में देखने के लिए मिलता है कि उसके ताल्लुकात अपने नए फादर से ज्यादा अच्छे नहीं होते। अब वो अपनी माँ के साथ रहते रहते थोड़ा बड़ा हो जाता है और वो एक नए स्कूल में एडमिशन ले लेता है। उसी स्कूल में कुछ दिन के बाद एक और लड़की एडमिशन लेती है और वो उस लड़की को देखते ही पसंद करना शुरू कर देता है। ये लड़की बड़ी ही खास लड़की है। इस लड़की का नाम ऐना है। ऐना जरूर याद रखिएगा, ऐना बाजी। ऐना बाजी कहने के पीछे एक रीजन है, वो आपको आगे जाके पता चलेगी। नीमो एक मर्तबा बीच के किनारे बैठा होता है। उसके पास ऐना आती है और उसको कहती है कि क्या तुम हमारे साथ स्विमिंग करने चलोगे। और नीमो पहले ये सोच के अपना फ्यूचर देखता है और कहता है कि तुम्हारे सारे दोस्त बहुत ज्यादा इडियट्स हैं, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता। इस सूरत में ऐना उसके पास से उठ के चली जाती है और फिर कभी भी दोबारा उसके पास नहीं आती। फिर वो ये सोच के फ्यूचर देखता है और वो कहता है कि मुझे स्विमिंग नहीं करना आती। इस सूरत में ऐना भी उसके साथ ही बैठी रहती है और वो भी स्विमिंग करने नहीं जाती और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार होना शुरू हो जाता है और कुछ दिनों में हो भी जाता है। फिर एक दिन नीमो अपने घर में बड़े सुकून के साथ बैठा होता है तो उसको पता चलता है कि ऐना कोई और नहीं है बल्कि उसके नए बाप की ही बेटी है, यानी कि जिस आदमी से उसकी शादी हुई है उस आदमी की पिछली बीवी की बेटी है। इसलिए अब ऐना बन गई है नीमो की बहना। लेकिन चूंकि उन दोनों को एक दूसरे से बेतहाशा प्यार हो चुका होता है तो वो सोचते हैं कि पेरेंट्स ही एक दूसरे को डिवोर्स दें, वो एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे और इसी तरह से होता है। लेकिन मसला ये बन जाता है कि उसके वालिदैन तो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं लेकिन उसका वालिद अपनी बेटी ऐना को अपने साथ ही ले जाता है। बेचारा नीमो हाथ मलता रह जाता है। जब ऐना चली जाती है तो नीमो बिल्कुल ही अकेला रह जाता है। उन दोनों के दरमियान राब्ता बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। वक्त इसी तरह से गुजरता जाता है और वो दोनों बड़े हो जाते हैं। नीमो बड़ा होकर एक पूल क्लीनर का काम शुरू कर देता है और वो हमेशा ये सोचता रहता है क्योंकि ऐना को स्विमिंग करने का बहुत ज्यादा शौक था, वो मुझे कहीं पूल क्लीन करते हुए किसी जगह पर मिल जाएगी और हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। लेकिन नीमो को ऐना कभी भी किसी पूल पर नहीं मिलती, बल्कि नीमो एक दिन रेलवे स्टेशन पर जा रहा होता है तो वो वहां पर ऐना को देख लेता है और वो बड़ी देर तक एक दूसरे को ही देखते रहते हैं। ऐना उसको बताती है कि अलग हो जाने के बाद उसको कितनी ज्यादा तकलीफात का सामना करना पड़ा। ऐना नीमो को अपना कॉन्टेक्ट नंबर देती है और कहती है कि मुझे 2 दिन के बाद लाइट हाउस में मिलना। बदकिस्मती ये होती है कि उसी वक्त बारिश होना शुरू हो जाती है और आसमान से एक बारिश की बूंद चलती हुई उसके नंबर पर जा पड़ती है और वो नंबर मिट जाता है। फिर नीमो हर रोज लाइट हाउस में जाता है और उसका इंतजार करता है कि काश ऐना उसको वहां कहीं मिल जाए, लेकिन वो कभी भी वहां पर नहीं आती। फिर छोटा नीमो जो कि अपनी माँ के साथ जाने का फ्यूचर देख रहा है वो अपने डिसीजंस को चेंज करता है। जबकि छोटा नीमो अपने फैसलों को अलग तरीके से लेगा तो फ्यूचर भी अलग होगा और इसी तरह से होता है। एक दूसरे फ्यूचर में उसकी ऐना के साथ शादी हो जाती है और उनके बच्चे भी हो जाते हैं। बाद में नीमो एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। वहां पर उसका काम साइंस पर एजुकेशनल वीडियोस बनाना होता है। इन वीडियोस में वो साइंस के बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स लोगों के साथ शेयर करता है। कैसे ये पूरा यूनिवर्स वजूद में आया, कैसे सबसे पहले कुछ भी नहीं था और इस सब की शुरुआत एक डॉट से हुई, यानी कि पूरी जमीन एक छोटे से डॉट से निकल आई। हमारा सूरज, हमारा चांद, ये सब कुछ उसी एक छोटे से डॉट से निकल आया और बाद में किस तरह से ये काम रिवर्स होगा और पूरी की पूरी कायनात फिर वापस से उसी एक छोटे से डॉट में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि सूरज, जमीन और चांद ये सब कुछ वही छोटा सा डॉट बन जाएंगे जिसे बिग क्रंच कहा जाता है। इस फ्यूचर में इन्हीं चीजों के बारे में नीमो लोगों को सिखाता है। एक दिन वो अपने घर वापस जा रहा होता है। उसकी गाड़ी से अचानक एक चिड़िया टकरा के मर जाती है और उसकी गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है। वो अपनी कार कंट्रोल नहीं कर पाता, कार पानी में गिर जाती है और वो वहीं डूबकर मर जाता है। इसका मतलब ये कि अगर ऐना उसको मिल भी जाती है तो वो बहुत जल्दी मर जाएगा। माँ के साथ जाने पर उसकी जिंदगी में बुरा ही होगा। इसलिए अब वो छोटा नीमो ये देखता है कि अगर वो वहीं अपने बाप के साथ रुक जाए तो उसका फ्यूचर कैसा होगा। नीमो देखता है कि वो अपने बाप के पास ही रुक गया है। कुछ वक्त गुजरने के बाद उसका बाप किसी बीमारी के चलते डिसेबल हो जाता है और वो कोई भी काम खुद नहीं कर सकता। इसलिए नीमो पर सारी की सारी जिम्मेदारी आ गई है। उसको सारे के सारे काम खुद ही करना पड़ते हैं। लेकिन इन सब कामों के बावजूद भी वो कुछ वक्त निकाल के एक स्टोरी लिख रहा है। ये स्टोरी वो मार्स यानी कि मरीख पर जाने के बारे में लिखता है।
एक दिन वो अपनी स्कूल पार्टी में जाता है और वहां पर उसको एक लड़की मिलती है। उस लड़की का नाम एलेक्स होता है। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड स्टीफेनो से लड़ के वापस जा रही होती है तो उसे वहां पर नीमो मिलता है और वो नीमो के साथ बैठकर वहीं बातें करना शुरू कर देती है। पहली मुलाकात में ही नीमो को एलेक्स से प्यार हो जाता है। एलेक्स नीमो को कहती है कि तुम किस चीज के बारे में सबसे ज्यादा बात करना पसंद करते हो। नीमो एलेक्स को बताता है कि वो मार्स के बारे में एक स्टोरी लिख रहा है। उसके बाद नीमो काफी ज्यादा बातें एलेक्स को बताता है तो एलेक्स उसे कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में मर गई और तुम कभी मार्स पर गए तो मेरी राख वहां पर जाके फेंक देना। मुर्दे को जलाने के बाद जो राख बचती है, एलेक्स उसके बारे में कह रही होती है कि उस राख को तुम जाके मार्स पर फेंक देना। नीमो कहता है कि ठीक है, मैं फेंक दूंगा। फिर वो कुछ बातें करते हैं और नीमो इस उम्मीद की किरण के साथ अपने घर वापस चला जाता है कि एलेक्स उससे प्यार करती है। जितनी ज्यादा उसको उम्मीद होती है उतना ज्यादा उसका अगला दिन बुरा होता है। अगले दिन जब नीमो एलेक्स से मिलने के लिए जाता है तो नीमो को पता चलता है कि एलेक्स अपने पुराने बॉयफ्रेंड स्टीफेनो के साथ है। ये देख के नीमो कुछ ऐसा कर देता है जो उसको नहीं करना चाहिए था। नीमो को गुस्सा तो चढ़ ही जाता है, उसके अलावा वो एक हीरो की तरह एलेक्स से मिले बगैर, उससे कुछ पूछे बगैर अपने गुस्से के साथ अपनी बाइक को वापस मोड़ता है और बड़ी तेजी के साथ बाइक चलाते हुए अपने घर की तरफ जाना शुरू कर देता है। इतने ज्यादा गुस्से में उसको इस चीज का ध्यान नहीं रहता कि उसकी बाइक की स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है और वो बाइक से गिर जाता है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में लेटा होता है और वो पैरालाइज्ड हो जाता है। अब इस कंडीशन में वो सिर्फ लोगों की आवाज सुन सकता है और उनको देख सकता है। वो अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को हिला नहीं सकता। होता तो नीमो के साथ बहुत ही बुरा है, लेकिन सियाने कहते हैं कि हर शर में से कोई खैर निकल ही आता है और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। उसकी थोड़ी देर बाद आंख खुलती है और वो देखता है कि उसके पेरेंट्स वापस से एक हो गए हैं। कुछ अरसा पैरालाइज्ड रहने के बाद एक दिन नीमो अपनी एक उंगली को हिला लेता है और ये वाला फ्यूचर उसका यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर से छोटा नीमो जो कि फ्यूचर देख रहा है वो अपने डिसीजंस को चेंज करता है ताकि फ्यूचर को बदल सके। इस दफा जब वो वापस एलेक्स से मिलने के लिए जाता है तो वो गुस्से से आग बगोला होकर वहां से वापस नहीं जाता, बल्कि वो एलेक्स के पास जाता है और उसे बताता है कि वो उसके बॉयफ्रेंड स्टीफेनो से ज्यादा प्यार उसे करता है, लेकिन एलेक्स उसे ना कर देती है। नीमो उसको दोबारा मनाने की कोशिश करता है और कुछ टाइम मनाने के बाद एलेक्स भी मान जाती है। बाद में इन दोनों की शादी भी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में नीमो ने कभी नहीं सोचा होता। जब ये बड़ी खुशी के साथ शादी करके अपने घर वापस जा रहे होते हैं तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस हादसे में एलेक्स मारी जाती है और बेचारा नीमो फिर से अकेला रह जाता है। आगे चल के नीमो मार्स पर भी जाता है। वो कामयाबी के साथ मार्स पर पहुंच जाता है, जिस तरह के एलेक्स ने उसे कहा था कि अगर वो उसके जिंदगी में मर गई तो वो उसकी राख मार्स पर ले जाके फेंक दे। तो नीमो इसी तरह से उसकी राख मार्स पर ले जाके फेंक देता है और कुछ टाइम वहां रहने के बाद वो अपनी टीम के साथ वापस निकलता है। जब वो वापस आ रहा होता है तो उसकी मुलाकात एना से भी होती है। दोस्तों, ये वो लड़की है जो उस सूरत में उसकी जिंदगी में आनी थी अगर वो अपनी माँ के साथ चला जाता, लेकिन वो अपने बाप के साथ रुका हुआ है। जब वो एना को वहां पर मिलता है तो वो तो एना को जानता है, लेकिन एना उसको नहीं जानती। अब भी उन्होंने कोई बात नहीं की होती और होता ये है कि उनकी स्पेसशिप पर बड़े बड़े पत्थर यानी एस्ट्रॉयड्स आके टकराना शुरू कर देते हैं और नीमो और एना और बाकी सब लोग वहीं पर मर जाते हैं। फिर छोटा नीमो अपने फैसलों को चेंज करता है। अब जबकि वो अपने डिसीजंस अलग तरीके से लेगा तो फ्यूचर भी अलग होगा। अब इस फ्यूचर में नीमो की एलेक्स के साथ शादी भी हो जाती है और जब वो घर वापस जा रहे होते हैं तो कोई ब्लास्ट भी नहीं होता और एलेक्स जिंदा भी रहती है। ये बड़ी खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं और इनके 3 बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन इसकी बीवी एलेक्स को एक बीमारी हो जाती है जिसमें वो हमेशा ही डिप्रेस रहती है और अपने शोहर यानी कि नीमो के साथ लड़ती रहती है। एलेक्स को अक्सर ही दिमागी दौरे पड़ते रहते हैं और नीमो की जिंदगी जरा भी अच्छी नहीं रहती। कुछ टाइम के बाद एलेक्स भाग के अपने पुराने बॉयफ्रेंड स्टीफेनो के पास चली जाती है और उसी से शादी कर लेती है। दोस्तों, इस फ्यूचर में भी नीमो हाथ मलता रह जाता है। फिर से नीमो अपने डिसीजंस को चेंज करने के बाद अपनी जिंदगी को ठीक कर लेता है। इस जिंदगी में एलेक्स के साथ ही वो रह रहा होता है और एलेक्स पागल भी नहीं होती। इस जिंदगी में वो एजुकेशनल वीडियोस बनाता है। एक दफा उसको खबर मिलती है कि उसके सेक्रेटरी की पानी में डूबकर मौत हो गई है।
जब वो वहां पहुंचता है और देखता है कि एना उसके सेक्रेटरी की बीवी थी, एना जिसने उसकी जिंदगी में उस वक्त आना था, अगर वो अपनी माँ के साथ जाता तो पानी में डूबकर उसके सेक्रेटरी की मौत नहीं होनी थी, बल्कि खुद नीमो ने पानी में डूबकर मर जाना था। एक दूसरे फ्यूचर में जब वो एलेक्स के पास मिलने के लिए जाता है तो वो वहां पर जाके उसे प्रपोज करता है, लेकिन एलेक्स ना कर देती है और कहती है कि वो स्टीफेनो से प्यार करती है। तो नीमो इस बात से बहुत ज्यादा बुरा फील करता है और वो सोचता है कि वो उसी लड़की से शादी करेगा जो कल स्कूल पार्टी में उसके साथ सबसे पहले डांस करेगी। जब वो स्कूल पार्टी में जाता है तो वहां पर जो लड़की उसके साथ सबसे पहले डांस करती है उसका नाम जिनी होता है। जब नीमो और जिनी स्कूल से घर वापस जा रहे होते हैं तो नीमो जिनी को बताता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, और वो उसको बताता है कि मैं मुस्तकबिल में बहुत ज्यादा अमीर इंसान बनूंगा, उसके पास बहुत सारी कार्स होंगी, घर होंगे, बहुत सारी दौलत होगी। वो ऐसा इसलिए भी बता सकता है क्योंकि वो फ्यूचर देख सकता है, और फिर ऐसा ही होता है। वो फ्यूचर में एकदम अमीर तरीन इंसान बन जाता है। उसकी शादी भी जिनी के साथ हो जाती है और उसकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। वो जिंदगी में बहुत खुश होता है। सब कुछ होने के बावजूद भी, खुश होने के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा बोर हो जाता है। उसको जिंदगी एकदम बेकार लगने लगती है। उसकी जिंदगी में कुछ भी एक्साइटेड नहीं रहता। उसके पास जितनी भी दौलत होती है और जो कुछ भी होता है वो सारा कुछ अपनी बीवी चीनी के नाम करके चला जाता है और अपने डिसीजंस कॉइन उछाल के करना शुरू कर देता है। एक बार वो रेलवे स्टेशन पर जाता है और वहां पर एक आदमी डैनियल जोन्स को लेने आया होता है। नीमो अपने आप को डैनियल जोन्स बताता है और उस आदमी के साथ चला जाता है। नीमो वहां चला तो जाता है लेकिन कभी भी वापस आने के काबिल नहीं रहता। दरअसल होता ये है कि वो अपने आप को डैनियल जोन्स बताता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि डैनियल जोन्स को मारने के बारे में बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं। वो आदमी नीमो को लेकर एक होटल में चला जाता है। नीमो जब अपने बाथटब में बैठा नहा रहा होता है तो वहां पर एक सीरियल किलर आ जाता है। वो नीमो के सर पे गोली मारता है और नीमो मर जाता है। उस सीरियल किलर को ये लगता है कि उसने जिस आदमी को मारा है वो डैनियल जोन्स है, लेकिन हकीकत में वो नीमो होता है जो अपने आप को डैनियल जोन्स बता के वहां पर गया होता है। उसके बाद नीमो की आंख खुलती है और वो एक दुनिया में होता है जो उसको रियल नहीं लगती। इस दुनिया का सेंटर पॉइंट उसको अपना आप लगता है। देखने पर ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी दुनिया इसलिए एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि नीमो एग्जिस्ट कर रहा है। उसको अपनी दूसरी जिंदगी के बारे में इस दुनिया के अंदर न्यूज़पेपर में पता चलता है। इस दुनिया की हर एक चीज बड़ी ज्यादा अजीब होती है। उसको अलग अलग जगह पर उसका नाम लिखा हुआ मिलता है और बहुत सारे क्लूज मिलते हैं जो कि किसी एक चीज की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। वो इन क्लूज को फॉलो करता है और एक लकड़ी के घर तक पहुंचता है। ये घर बहुत ही पुराना होता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। हर एक चीज टूटी हुई होती है। उसे वहां पर एक डीवीडी और एक डीवीडी प्लेयर नजर आता है, लेकिन डीवीडी पर बहुत ज्यादा मिट्टी जमी होती है। वो उसको साफ करता है और डीवीडी प्लेयर में डाल देता है। जब डीवीडी प्ले होती है तो उसके सामने बूढ़ा नीमो आ जाता है। बूढ़ा नीमो जवान नीमो को बताता है कि तुम एग्जिस्ट नहीं करते। बूढ़ा नीमो जवान नीमो से ये कहता है कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम मेरी पुरानी सोच हो जिसे कि मैं इस वक्त सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। ना तो तुम एग्जिस्ट करते हो और ना ही मैं एग्जिस्ट करता हूँ, और ना ही वो दुनिया एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर तुम रह रहे हो, और ना ही ये दुनिया एग्जिस्ट करती है जिसमें मैं रह रहा हूँ। ये सारी की सारी जिंदगियां उस 9 साल के बच्चे के जहन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं जो कि इस वक्त फैसला करने की कोशिश कर रहा है। वो बच्चा हर एक फैसले के एंड पर जा रहा है और देख रहा है कि कौन सा फैसला, कौन सा डिसीजन उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। बूढ़ा नीमो जवान नीमो को बताता है कि तुमको 12 फरवरी 2092 5:50 AM तक जिंदा रहना होगा, और बूढ़ा नीमो ये भी कहता है कि जिस दुनिया में तुम रह रहे हो इस दुनिया का टाइम उल्टा चलता है। अब यहाँ से कहानी उस बूढ़े नीमो पर चली जाती है। वो बूढ़ा नीमो ये सारी की सारी बातें अपने सामने बैठे हुए रिपोर्टर को बता रहा होता है। नीमो के सामने बैठा रिपोर्टर नीमो से पूछता है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसान इतनी ज्यादा जिंदगियां जी ले। इनमें से कौन सी जिंदगी असल थी जिसको जीकर तुम इतने ज्यादा बूढ़े हुए हो। बूढ़ा नीमो कहता है कि ये सारी की सारी जिंदगियां ही असल थीं। अगर मैं वैसे डिसीजन लेता जैसा कि मुझको लेने चाहिए थे तो इनमें से कोई भी जिंदगी सच कर सकता था। सामने बैठा रिपोर्टर नीमो से पूछता है कि आप तो मर गए थे लेकिन आप अब भी जिंदा बैठे हो, क्या मरने के बाद भी कोई जिंदगी होती है? तो बूढ़ा नीमो पूछता है कि तुम इस बात को छोड़ दो कि मरने के बाद जिंदगी होती है या नहीं होती, तुम ये बताओ कि तुम जी
रहे हो? क्या तुम एग्जिस्ट करते हो, या फिर मैं एग्जिस्ट करता हूँ, या फिर ये दुनिया एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर हम रह रहे हैं? इनमें से कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ये तो 2 सेकंड का ख्याल है जो उस बच्चे के जहन के अंदर चल रहा है, जो कि ये फैसला करने की कोशिश कर रहा है कि वो अपनी माँ के साथ जाए या फिर अपने बाप के साथ जाए। अब वो बच्चा अपनी माँ के साथ जाने का भी सारा फ्यूचर देख लेता है और अपने बाप के साथ जाने का भी सारा फ्यूचर देख लेता है। इन दोनों सिचुएशंस में ही उसको अपनी जिंदगी एकदम बेकार नजर आती है। वो ये फैसला नहीं कर पाता कि उसको किसके साथ जाना चाहिए। वो बच्चा कोई भी फैसला लिए बगैर वहां से भाग जाता है। अब जबकि वो वहां से भाग गया है तो जितनी भी बाकी जिंदगियां थी, जितने भी बाकी नीमो थे, वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। यानी कि कभी कोई ऐना थी ही नहीं जिससे कि नीमो को प्यार हुआ हो, ना ही कभी कोई एलेक्स थी और ना ही कोई जीनी थी। उसके बावजूद भी ये सच था, लेकिन ये कभी भी नहीं था। ये सारी की सारी जिंदगियां एक इमेजिनेशन थी, लेकिन उसके साथ साथ ये बिल्कुल सच भी थी, हकीकत भी थी। अब जबकि वो इमेजिनेशन खत्म हो गई है तो वो जिंदगियां भी बिल्कुल ही खत्म हो गई हैं। अब जबकि वो सारी की सारी जिंदगियां खत्म हो गई हैं और दूसरी तरफ 12 फरवरी 2092 के 5:50 हो गए और उस बूढ़े नीमो को मौत आ गई है। इस मूवी की कुछ चीजें मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता पाया क्योंकि यह मूवी पहले ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। 2 घंटे 35 मिनट की यह मूवी है, आपको 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं होने देती। इसको 5-6 बार देखने के बाद फिर समझ आती है। अब शायद आपके जहन में एक सवाल आ रहा हो कि वो बूढ़ा नीमो कौन था? क्या वो असल नीमो था या वो असल नीमो नहीं था, या फिर वो भी उस 9 साल के नीमो का एक फ्यूचर था? तो दोस्तों, वो उस 9 साल के नीमो का वो फ्यूचर था जिसमें उसने कभी कोई फैसला नहीं लिया था। मतलब कि वो 9 साल का नीमो उसी रेलवे स्टेशन पर अपनी पूरी जिंदगी खड़ा रहा था। यानी कि उसके पास जितनी भी चॉइसेस थी उसमें से उसने किसी को भी चूज नहीं किया था, लेकिन वो कभी भी कोई चॉइस लिए बगैर वहां पर खड़ा नहीं रह सकता था, इसलिए वो बूढ़ा नीमो मर जाता है। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो में सबसे ज्यादा कमेंट्स ये थे कि मूवीज को डाउनलोड किस जगह से करें। दोस्तों, टोरेंट नाम की एक चीज होती है जहां से ये सब कुछ मिल जाता है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नेटफ्लिक्स से मिल जाएंगी या फिर Amazon प्राइम से मिल जाएंगी, लेकिन ये मूवीज आपको वहां से भी नहीं मिलेंगी। इन मूवीज के लिए आपको टोरेंट का इल्मे लादूनी होना चाहिए। दोस्तों, अपनी जिंदगी में कभी भी बेकार मूवीज कतई नहीं देखनी चाहिए। ये चीज मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बड़े अच्छे तरीके से बताई थी। सिर्फ वो मूवीज देखनी चाहिए जिनसे आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। और पाकिस्तान और इंडियंस बेकार कोई चीज काम की नहीं निकालते यार।